अ, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण एवं सभागार में उपस्थित विशिष्ट विद्वत्गण और प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक कृषि, जैविक खेती, जैसा कि आप अभी तक जितने भी हमारे विद्वान वक्ता ने वैदिक कृषि के बारे में बताया, वैदिक कृषि केवल प्राकृतिक तरीके से उगा के और उसको उसमें कोई भी बाह्य उर्वरक न डाल के और डाल के उस खेती की जाती है, उसे प्राकृतिक खेती बोलते हैं। तो जैविक कृषि के ये 4 सिद्धांत हैं। स्वास्थ्य का सिद्धांत कि उसमें यदि मिट्टी स्वस्थ होगी तो उसको जो पौधे उत्पन्न होंगे, जो क्रॉप उत्पन्न होगी, जो फसल उत्पन्न होगी, जो प्रोडक्ट उत्पन्न होगा वो हेल्दी होगा, उसमें सारे न्यूट्रिएंट होंगे और जो उसको खाएगा, जो हमारे मानव या पशु जो भी खाएंगे वो भी स्वस्थ रहेंगे। और पारिस्थितिकी का सिद्धांत हमारे कई विद्वानों ने इकोलॉजी पे बोला कि यदि नेचुरल खेती है तो इकोलॉजी भी ठीक होगी। निष्पक्षता का सिद्धांत और देखभाल का सिद्धांत कि यदि जैविक कृषि में यदि हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं और किसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल न रहे तो इस तरह से ये जैविक कृषि हमारा ये चलता रहेगा। और मिट्टी, पौधा, पशु, मानव, यदि मिट्टी हेल्दी है तो इससे जो प्रोडक्ट होगा, जो सीरियल्स होंगे और जो आइलसीड होंगे वो भी उसमें सारे न्यूट्रिएंट होंगे। और यदि मानव यदि उसको ये सीरियल्स को या पल्सेज को यदि खाएगा तो वो भी हेल्दी होगा। तो जैविक खेती एक ऐसी विधि है जिसमें प्राकृतिक तरीके से फसल हम लगा सकते हैं और इसमें जैव सामग्री जनरली हम लोग यूज करते हैं और मिट्टी की उर्वरता और उसमें पर्यावरण में ये संतुलन होता है। और मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा इस समय इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिट्टी के में जैविक और रासायनिक और ये भौतिक गुण होते हैं। ये तीनों गुण मिला के मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो यदि हम मिट्टी में या मृदा में यदि हम प्राकृतिक खेती करें तो फसल की गुणवत्ता ये बनी रहती है। और जैविक कृषि भी आजकल हम लोग बातें करते हैं और जनरली यदि हम टेक्स्ट बुक्स में देखें, जो एग्रीकल्चर की बुक्स है उसमें जैविक खेती की बात आती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आती है तो रेफरेंस हमेशा जनरल वो अमेरिका के लिए आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे वेदों में जैविक खेती है तो ज़रूरत इस बात की है कि वो रेफरेंस हटा के जो हमारे वेदों में है, जो हमारे पुराणों में है, उनका रेफरेंस लिया जाए। क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर, जो इंडियन हमारा ये जो वेद है वो एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में बहुत रिच है। वैदिक जैविक भूमि, जैविक में वैदिक सब जोड़ना क्योंकि वेद में सारा ज्ञान है। और कृषि में के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यदि नॉलेज है तो यदि वो हमारे वेदों में है। और हम बात करते हैं कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो एक तो मिट्टी में जो ये मिनरल्स होते हैं उनसे आते हैं और दूसरा जो उसमें प्लांट रेसिड्यू होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनके सड़ने से भी आते हैं। और कुछ जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिट्टी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उसको लिविंग बोलते हैं, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में सारे न्यूट्रिएंट्स को देते हैं। और कभी उसमें आजकल फर्टिलाइजर्स और लाइमिंग मटेरियल वो डाल रहे हैं इसमें, इससे भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं। और मैन्योर, कंपोस्ट, बायोसॉलिड्स आजकल ये भी दे रहे हैं। तो ये जो नाइट्रोजन जो हमारे पास 17 जो ये एलिमेंट्स हैं ये आयनिक फॉर्म में हैं। हम यदि इसको फर्टिलाइजर के रूप में भी देते हैं या हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट के रूप में भी देंगे तो पौधा केवल इसी में ही ये जो आयनिक फॉर्म है इसमें से लेता है। तो फर्टिलाइजर डालने से क्यों ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? क्योंकि ये सब जो फर्टिलाइजर में, जैसे यूरिया में ये अमोनियम है वो 46% है और वो तुरंत ही पौधों को अवेलेबल हो जाता है। जबकि फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर की खाद है उसमें केवल 0.5% है। तो हमको उसका 100 गुना ज़्यादा हमको देना पड़ता है। तो इस वजह से जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ज़्यादा ही कंफर्टेबल हैं और जो ऑर्गेनिक है उसकी वजह से प्रोडक्शन हमारा कम होता जाता है। तो ये इसेंशियल एलिमेंट, जैसा अभी बातें हो रही थी कि ह्यूमन को ये लगभग 18 वो चाहिए, इसमें सोडियम, आयोडीन, कोबाल्ट और फ्लोरीन चाहिए।
एनिमल्स को भी कोबाल्ट और क्लोरीन आयोडीन चाहिए, जबकि प्लांट्स को केवल ये 16 है, इसमें अब 17 ये हो गया है, तो निकल भी चाहिए इसमें। तो यदि हम प्लांट्स यदि 17 तत्व है, यदि हमारे में यदि बैलेंस है, तो यदि इसको फार्म एनिमल खाएगा या ह्यूमन भी खाएगा तो उसको किसी चीज़ की डिफरेंसी नहीं होगी। और यदि सॉइल में ये सारे 17 न्यूट्रेंट हैं, तो हमको लगता है कि यदि जो उससे प्रोडक्ट होगा तो उसको खाने से मतलब कोई भी बीमारी नहीं आएगी। ज़्यादातर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, आयोडीन और कोबाल्ट, ये सब जो इसकी कमी है, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। तो क्रॉप रेसिड्यू समटाइम्स की जब लोग काटते हैं उसके बाद भी जो खेतों में बचता है, तो उससे भी 0.5% नाइट्रोजन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और तो इसको हम लोग जैसे ये क्रॉप रेसिड्यू में बहुत 0.5% नाइट्रोजन है और फास्फोरस 0.02% है। तो हम क्रॉप रेसिड्यू भी डालें तो भी प्रॉब्लम होती है। फिर वो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको लेते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप को ये न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। और ये फार्म एंड मैन्योर जो गोबर की खाद हम बोलते हैं, उसमें भी 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% ये फास्फोरस और 1% लगभग पोटेशियम होता है। तो उसे बहुत ही कम मात्रा में ये होता है। और यदि हम बात करें तो ये हिंदू कैलेंडर की, तो जिसमें ये सीजन्स, मंथ और पक्ष ये सब है, उसके अनुसार भी हमारा जो कल्चर है वो भी चलता है। वैदिक पीरियड में काफ़ी लोगों ने बताया, उसमें हम लोग काऊ नहीं, हम लोग उसमें गौ बोलते थे। और फिर जो गोबर की खाद होती थी वो एक फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग उसको यूज करते थे। और जो कि उसमें प्रोडक्शन हमको कम चाहिए था, कम पॉपुलेशन थी, तो उसकी वजह से हम लोग तो उस समय हमको खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऋग्वेद में भी ऐसे ही उसमें प्रचलित है। और ऋग्वेद में भी जो इन्वायरमेंट के प्रति जो बोला गया है कि इसमें ग्रीष्म और वर्षा और ये शरद और शिशिर ऋतु, इसके अनुसार भी पौधे उसके अनुसार लगाए जाएं इसमें। और ये जो फार्मिंग रिसोर्स और प्रैक्टिस जो ऋग्वेद में भी है कि उसमें जो भी इसमें सॉइल्स के बारे में बोला गया है कि कई तरह के सॉइल्स होते हैं, कोई प्रोडक्टिव होता है, कोई नॉन प्रोडक्टिव होता है, तो कई तरह की बातें इसमें बोली गई है। और फार्मर्स के उस समय सोसाइटी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी उसमें। और ये सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये लिविंग सॉइल, हम उसको लिविंग सॉइल बोलते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें। और ऋग्वेदा में भी काफ़ी इसमें सॉइल के बारे में बोला गया है, अथर्ववेद में भी बोला गया है। और फिर इसके बाद अर्थशास्त्र कौटिल्य ने जो लिखा है उसमें भी उन्होंने कई तरह के बोला है। तुलसीदास ने भी बाद में बोला है। फिर इसके बाद ये सॉइल क्लासिफिकेशन, कई तरह की सॉइल्स होती है, ये 12 तरह की सॉइल्स उसमें वेदों में बोली गई है, इसमें वेदों में बताया गया है इसमें। और जो कि आजकल हम लोग जो मॉडर्न सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी हम लगभग इतने तरह की बातें करते हैं हम लोग। और सॉइल एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है जिसमें हम सॉइल एक वो एक लिविंग बॉडी की बात करते हैं। एक उसमें सॉइल में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करता है। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सॉइल को हमेशा ऑक्सीजन चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें वाटर मूवमेंट होता है। स्क्यूटी सिस्टम होता है, उसमें ज़्यादा जो साल से नीचे चले जाते हैं, उसका ब्रेन होता है, वो सॉइल क्ले होता है। और कलर, सॉइल है डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर एंड हाइट, उसकी सॉइल की डेप्थ अलग अलग जगह अलग अलग होती है। तो हम सॉइल को हम एक लिविंग बॉडी भी हम उसको बोल सकते हैं उसको। और प्लांट्स को ये सब सारी चीज़ चाहिए। और न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल फर्टिलाइजर, अभी हमने बात किया कि जो ऑर्गेनिक है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है, कन्वेंशनल में वो ज़्यादा होता है इसमें, कन्वेंशनल और ऑर्गेनिक फार्मिंग। और फिर इसके बाद जैविक कृषि में यदि हम इसको प्रयोग करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन है उसमें बहुत ही कम होता है, जैसा कि कई उसमें रिसर्च पेपर्स में दिया गया है। और चुनौतियाँ, हमारे सामने बहुत चुनौतियाँ हैं कि जैविक कृषि रामबाण नहीं है, इसके लिए बहुत ज्ञान चाहिए। आजकल हर वो फार्मर उसकी बात करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और हमारे जो पश्चिम वो है, जो वेस्टर्न कंट्री, जिसको बहुत ही अच्छा काम किए हैं। और निष्कर्ष, जैविक कृषि में ग्रीन हाउस बहुत ही कम होता है, उत्सर्जन कम होता है। और उसमें वो जैविक कृषि के लिए आजकल हम लोग ऑर्गेनो मिनरल फर्टिलाइजर की हम लोग बात कर रहे हैं कि उसमें न्यूट्रेंट भी ज़्यादा हो और ऑर्गेनिक भी ज़्यादा हो। तो इस तरह से हमको ऑर्गेनिक मिनरल फर्टिलाइजर को डेवलप करने की बात चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्शन भी कम ना हो और मृदा की उर्वरता बनी रहे। धन्यवाद।